नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 जो थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती है, इसके लिए संपूर्ण सिलेबस से पूरे 150 प्रश्नों का पेपर पूर्णतः एग्जाम के पैटर्न के अनुसार लेकर आया हूं साथियों। तो पूरे 150 प्रश्नों को हल करके जाना और आप सही से अपना आकलन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 1/3 माइनस मार्किंग करने के बाद देखो 150 प्रश्न 150 नंबर के हैं और एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर कम किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका अंकन होगा और उस आधार पर आपके जितने प्रश्न 150 में से सही बैठते हैं उन प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है साथियों, ताकि अंदाजा लग सके कि वर्तमान में हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। अगर आप 100 के आसपास रहते हो तो सही तरीके से तैयारी चल रही है और 100 प्लस कर देते हो तो मतलब बहुत ही शानदार तैयारी आपकी चल रही है साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, देखिएगा साथियों। पहला प्रश्न है आपके, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में। तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है साथियों, इसमें AW प्रकार की जलवायु इन्होंने कहाँ बताई है? दक्षिण इलाके में। ठीक है, दक्षिणी जो राजस्थान है यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग है, झालावाड़ जिला है, ये जिले आ जाते हैं इसमें। तो फिर आपके विकल्प नंबर जो 1 है मित्रों, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न में क्या है, इनमें से किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? जवाई बांध को, जाखम बांध को, अजान बांध को और गांधी सागर बांध को। तो देखो, जिस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं वो इनमें से कौन सा बांध है साथियों? जवाई बांध है। जवाई बांध को ही मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। देखो, जवाई बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है मित्रों? जवाई नदी पर ये स्थित है। तो नदियों का आपका टॉपिक है लेवल 1 में, बांध वाला नहीं है लेवल 1 में, लेकिन लेवल 2 में है साथियों ये। और लेवल 1 में नदियों वाला टॉपिक है तो वहां से आपके इंपोर्टेंट बांध पूछे जा सकते हैं। तो विकल्प 1 दोनों लेवल के लिए है ये। पहला जो विकल्प है आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? रॉक फास्फेट उदयपुर, टंगस्टन बांसवाड़ा, ग्रेनाइट जालोर और सीसा जस्ता उदयपुर। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है, गलत लगता है, उसका चयन प्रश्न नंबर 3 में करना है मित्रों। देखो, रॉक फास्फेट कहाँ उत्पादित होता है? उदयपुर में। ग्रेनाइट का उत्पादन जालोर में और सीसा जस्ता उदयपुर में निकलता है। लेकिन टंगस्टन बांसवाड़ा में नहीं, टंगस्टन कहाँ पर? नागौर में उपलब्ध है साथियों। कहाँ पर? नागौर में। तो विकल्प नंबर 2 आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न देख लेंगे, दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर से 58 किलोमीटर दूर कौन सी नदी के किनारे हैं? सोम नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, जाखम नदी के किनारे और बेड़त नदी के किनारे। तो इस प्रश्न में हमारे 3-4 चीजें क्लियर होती है कि भाई दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान कौन सा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? गलियाकोट रहेगा। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और साथियों, डूंगरपुर जिले से ये 58 किलोमीटर दूर जिस नदी के किनारे स्थित है वो कौन सी नदी है? माही नदी के किनारे स्थित है ये। तो दूसरा विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो पांचवा प्रश्न देख लेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है जोधपुर में, अजमेर में, भरतपुर में और जयपुर में। तो भाई पांचवें प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा? देखो, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है और मित्रों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। चौथा विकल्प आपके पांचवें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो छठा प्रश्न देख लेंगे, न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युग्म है बीकानेर बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर और पाली जैसलमेर। तो भाई देखो, आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या घनत्व न्यूनतम किसका है? जैसलमेर जिले का है। तो बीकानेर बाड़मेर को तो आप हटा सकते हो क्योंकि इसमें जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है। जैसलमेर का तो 17 ही है साथियों। अब देखो, बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर या पाली जैसलमेर। तो छठे प्रश्न का आंसर देखें, थर्ड विकल्प जो आपके बीकानेर जैसलमेर, जैसलमेर और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है बीकानेर जिला। तो बिल्कुल यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है राजस्थान में।
विकल्प नंबर 3 आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। इनमें से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? जे घोष, ए घोष, आर घोष और डी घोष। तो देखो 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा, मतलब ए घोष के द्वारा की गई थी साथियों। तो विकल्प नंबर 2 जो है आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। चलिए आठवें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर और आहड़। तो जिस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है वो कौन सी सभ्यता है साथियों? इनमें से आठवें प्रश्न का आंसर देखें तो जो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में है साथियों ये। इसी को ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? आहड़ को। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। देखो गणेश्वर कहाँ पर पड़ती है? सीकर में। बेराट कहाँ पर पड़ती है? आपके जयपुर में। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ती है? आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है साथियों। ओनली फोर्थ विकल्प आपका आठवें प्रश्न का सही उत्तर है। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे। देखो एक चीज, ये जो टेस्ट है ये सॉल्यूशन है। कल मैंने टेस्ट डाला था 149 वाला जो कोर्स है, इस पर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मैंने पूरे 150 प्रश्नों के टेस्ट डाले थे साथियों। तो ये उनका सॉल्यूशन आप कर रहे हो। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके 149 वाला कोर्स जिस पर रेगुलर आपको मैराथन टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं पूरे 150 प्रश्नों का, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, तो आप वो जो कोर्स है साथियों 149 में एग्जाम तक आपको मिलेंगे। और पिछले जो 225 से भी अधिक जो टेस्ट है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, दोनों लेवल के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज है साथियों 149 वाले कोर्स में स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर। देखिएगा 9वें प्रश्न को। हुर्राह सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा सकते हो। देखो हुर्राह सम्मेलन का उद्देश्य पूछा गया है। और मित्रों हुर्राह सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये इसलिए आयोजित किया गया था क्योंकि मराठों का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसी वजह से हुर्राह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विकल्प नंबर 3 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा 10वें प्रश्न को। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली में है? मारवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में, ढूंढाड़ शैली में और शेखावटी शैली में। देखो ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। ये एक ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है साथियों ये जिस शैली में है वो कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली में है भाई। ये ग्रंथ किस शैली में? मेवाड़ शैली में। तो सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है साथियों। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न 11 को। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिल और चौहान। तो देखो जोधपुर के निकट ओसिया में एक मंदिर समूह है जिसमें 5 मंदिरों का एक समूह है साथियों। और अगर हम देखें कि ये जिस राजवंश की देन है तो इसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? प्रतिहारों के द्वारा। तो दूसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। 12वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह और सावंत सिंह। तो इनमें से मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक पूछा गया है मित्रों प्रश्न नंबर 12 में। और 12वें प्रश्न का उत्तर देखें तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है रामावतार अग्रवाल। कौन? रामावतार अग्रवाल। इन्होंने मारवाड़ म्यूरल शायद ये 1977 के आसपास ये जो पुस्तक है इन्होंने प्रकाशित की थी साथियों। आसपास थोड़ा देख लेना इसको, है ना। तो विकल्प 2 आपके 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। राज्य की बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने, मोहनोत नैन्सी ने, सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। देखिए राजस्थान की जो बोलियां हैं इसका सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन जिनके द्वारा किया गया उनका नाम क्या है साथियों? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम है? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा ही राजस्थान की जो बोलियां हैं इनका सबसे पहले विवरणात्मक वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो थर्ड विकल्प 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 14। 1857 की क्रांति का आरंभ राजस्थान में कहां से व कब हुआ था? नसीराबाद से 28 मई 1857, नीमच से 18 जून 1857, एरनपुरा से 31 मई 1857 और कोटा से 28 मई 1857।
तो सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ राजस्थान में कहां से हुआ था? नसीराबाद से। और कब हुआ था? 28 मई 1857 को साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रमजोल आभूषण का संबंध किससे है? हाथ में, कमर में, पैरों में और सिर पर। तो इनमें से रमझोल नामक जो आभूषण है कहां पर पहना जाता है साथियों? 15वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखो, रमझोल नामक आभूषण हाथ, कमर या सिर पर नहीं बल्कि पैरों में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है साथियों। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट है। अगर एक दो प्रश्न में कोई त्रुटि दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो उस प्रश्न के लिए मित्रों आप। 16वां प्रश्न है आपके, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? राणा शंभू सिंह ने, राणा सज्जन सिंह ने, राणा अजीत सिंह ने और राणा जसवंत सिंह ने। तो इनमें से उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन जिनके द्वारा किया गया उनका नाम आपको प्रश्न नंबर 16 में बताना है। देखो 16वें प्रश्न का आंसर देखे तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन राणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राणा सज्जन सिंह के। तो दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर और टेराकोटा शिल्प मोलेला। तो मित्रों जो आपको सुमेलित नहीं लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। देखो थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर की। लेकिन अजरक प्रिंट तो भाई बाड़मेर की है ना, सांगानेर की थोड़ी। अजरक प्रिंट तो कहाँ की है साथियों? आपके बाड़मेर की है। तो विकल्प नंबर 3 जो है ये सुमेलित नहीं है, इस वजह से आपके थर्ड विकल्प 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। और टेराकोटा शिल्प कहाँ का है साथियों? मोलेला का। तो ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड विकल्प ही आपके 17वें प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। आपके प्रश्न नंबर 18, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? जो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। तो किसके प्रस्ताव पर? सरदार पटेल के, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी और जमनालाल बजाज। तो साथियों जिसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था एकीकरण के समय प्रथम चरण का, वो किसका प्रस्ताव था? के एम मुंशी का प्रस्ताव था। किसके प्रस्ताव पर रखा गया था ये नाम? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है साथियों। 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। तो नाम जरूर सुना होगा किनका? पंडित नैनूराम शर्मा का। और साथियों पंडित नैनूराम शर्मा की अगर हम बात करें तो इनका संबंध हाड़ौती प्रजामंडल से रहा। किससे रहा? हाड़ौती प्रजामंडल से। देखो बाद में इनकी हत्या भी कर दी गई थी रात्रि में एक बार क्या मतलब हत्या तो एक ही बार कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ विकल्प एक सही है साथियों। इसी प्रजामंडल के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। तो प्रथम विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखिएगा 20वें प्रश्न को, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था? राजसमंद जिले से, उदयपुर जिले से, नागौर जिले से और बांसवाड़ा जिले से। तो देखो ताजमहल में जो संगमरमर प्रयुक्त हुआ है तो उस संगमरमर का जो खनन है राजस्थान के किस जिले से किया गया था साथियों? नागौर जिले से किया गया था। मकराना नागौर से, ठीक है ना। मकराना नागौर से संगमरमर का खनन किया गया था ताजमहल के निर्माण के लिए। तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। 21 में क्या है आपके? राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल समूह की मृदा मिलती है? जयपुर, दौसा, अलवर, सिरोही, पाली, राजसमंद, झालावाड़, बारां, बूंदी और राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो देखो राजस्थान के जिस प्रदेश में वर्टिसोल समूह की मृदा मिलती है, मिट्टी मिलती है, वर्टिसोल्स का मतलब लिया जाता है लगभग काली मिट्टी से, तो जो झालावाड़, बारां और बूंदी क्षेत्र में मिलती है साथियों। तीसरा विकल्प 21 का सही उत्तर है। 22 को देख लेते हैं मित्रों। 22 में क्या है आपके? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। संवत्सर कोटसर, संथाल सागर, जोहड़बीड़ और सोरसन। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछा गया है आपसे प्रश्न नंबर 22 में। और साथियों देखो क्षेत्रफल की दृष्टि टोटल कितना आखेट निषिद्ध क्षेत्र है राजस्थान में? 33। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ये कहाँ पर है? ये कौन सा है? संवत्सर कोटसर, जो कहाँ कौन से जिले में पड़ता है? आपके चूरू जिले में पड़ता है मित्रों। तो विकल्प नंबर 1 आपके 22 का सही उत्तर है। 23 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे।
मोती कंपोजिट और सविता मेथा किस फसल की किस्में हैं? जौ की, चना की, मक्का की और गेहूं की। तो 23 का उत्तर बताइए साथियों। 23 में आपके कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? देखो, मोती कंपोजिट और सविता मेधा की बात की गई है। ये दोनों ही किस फसल की किस्में हैं? ये मक्का की किस्में हैं। मक्का की किस्मों में माही कंचन और माही धवल भी आती है। माही कंचन और माही धवल भी मक्का की ही प्रमुख किस्में हैं। और साथ में मोती कंपोजिट और सविता मेधा ये भी किसकी किस्में हैं साथियों? मक्का की। तो विकल्प नंबर 3 आपके 23 का सही उत्तर है। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। गुड़ा किशोरीदास व चौथ का बरवड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन, सीसा जस्ता, लौह अयस्क और यूरेनियम। 24 का उत्तर बताइए मित्रों। 24 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? तो देखो, बात की जा रही है गुड़ा किशोरीदास व चौथ का बरवड़ा। साथियों, ये दोनों ही जो खनन क्षेत्र है, ये जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? तो 24 का आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2, ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा खनिज निकलता है यहाँ से? सीसा जस्ता। 24 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 25 को देख लेते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे। सिरोही क्षेत्र में जल के कारण उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में कहते हैं? रन, भाकर, खड़ीन और दरियन। तो भाई देखो, खड़ीन की खेती तो मुख्य रूप से जैसलमेर में की जाती है और यहाँ बात की जा रही है सिरोही की। तो भाई खड़ीन तो आपका आंसर होगा नहीं। रन या टाट भी इसको नहीं, बल्कि इसको क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भाकर। जो सिरोही क्षेत्र में जल के कारण उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि है, इसको स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं भाई। सेकंड विकल्प 25वें प्रश्न में सही आंसर है। 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 26वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस झील में सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है? पंचपदरा, ताल चापर, लूणकरणसर और डिडवाना। तो इनमें से वह झील जिसमें सर्वोत्तम किस्म का साथियों बेस्ट क्वालिटी का खाने योग्य नमक तैयार होता है, वो कौन सी झील है? तो 26 का आंसर देखिए मित्रों, उस झील का नाम क्या है? पंचपदरा। कहाँ पर है ये? पंचपदरा झील बाड़मेर में पड़ती है आपके। ठीक है, विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए 27 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 27वां प्रश्न है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? आहड़ से, बेराट से, गणेश्वर से और कालीबंगा से। तो इनमें से कौन सी सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति हमें प्राप्त हुई है? साथियों 27 का आंसर देखें तो भाई वो कौन सी सभ्यता है? इनमें से कालीबंगा सभ्यता, जो कहां पर पड़ती है? आपके हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। यहीं से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। विकल्प नंबर 4 आपके 27 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों 28 की तरफ। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। भील जनजाति में मुखिया कहलाता है? सहलोत, मुखी, कोतवाल और गमेती। तो कौन सी जनजाति की बात की जा रही है? भील जनजाति की बात की जा रही है साथियों। और भील जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है मित्रों? गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमेती। विकल्प नंबर 4 आपके 28 का बिल्कुल सही उत्तर है। 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों। मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में प्रचलित शब्द है? दापा, मौसर, हेलमो और बड़ार। तो देखो, मृत्यु भोज, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में, मृत्यु के बाद में एक निश्चित समय के बाद में उनको एक भोज का आयोजन किया जाता है। और जिसको राजस्थान में क्या कहा जाता है साथियों? मौसर। इसको ओसर भी कहते हैं। ठीक है, मौसर को ओसर भी कहा जाता है। और इसको कई जगह पर नुक्ता शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो ओसर, मौसर या नुक्ता इसको कहते हैं। विकल्प नंबर जो आपके 2 है 29 का सही उत्तर है। तो चलिए 30वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 30 में क्या है आपके? वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को दिया जाता है? कौन से रस में? वीर रस में डिंगल काव्य की जो रचना का श्रेय है साथियों, पालीवाल ब्राह्मण, धाकड़, सहरिया या चारण व बाढ़। तो मित्रों 30वें प्रश्न का आंसर देखिए वीर रस में डिंगल काव्य की जो रचना है, इसका श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? इसका श्रेय किस जाति को दिया जाता है? चारण व भाट जाति को। चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। 31वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 31वां प्रश्न देख लेंगे। यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा? यह कथन किसके हैं? जमनालाल बजाज के, प्रताप सिंह बारहट के, अर्जुन लाल सेठी के और केसरी सिंह बारहट के। देखो, कथन क्या है कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर मतलब देश से बाहर निकालने का कार्य। तो साथियों ये जो कथन कहे गए हैं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कहा गया है। और इन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया था इसके बाद में। विकल्प नंबर 3 आपके 31 का सही उत्तर है। 32 को देख लेंगे मित्रों। 32वां प्रश्न है आपके।
साधु सीताराम दास किस आंदोलन से संबंधित है? शेखावटी आंदोलन, हाड़ौती आंदोलन, नीमू-चढ़ा आंदोलन और बिजोलिया आंदोलन। तो देखो साधु सीताराम दास की बात की जा रही है और साधु सीताराम दास जिस आंदोलन से संबंधित है साथियों, 32वें प्रश्न में आपके जो विकल्प नंबर 4 है, कौन से आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत प्रथम चरण में मुख्य नेता ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। तो चौथा विकल्प आपके 32 का बिल्कुल सही आंसर है। 33 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के आभूषणों से संबंधित कौन सा कथन असत्य पूछा गया? असत्य कथन का चयन आपको 33वें प्रश्न में करना है। विकल्प है बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरालिया कानों में पहना जाता है, पीनी को हाथों में पहना जाता है और पोलस को पैरों में पहना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 33वें प्रश्न में कौन से विकल्प आपको सही लग रहा है कि भाई यार ये जो है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित असत्य कथन है। तो बंगड़ी का मतलब किससे लिया जाता है? चूड़ी से लिया जाता है और चूड़ी को साथियों कहाँ पहना जाता है? कलाई में। सही यही है। सुरालिया नामक आभूषण कानों में पहनते हैं और पोलस को पैरों में पहना जाता है, लेकिन फिनी नामक आभूषण को हाथों में नहीं पहना जाता है। गलत दे रखा है यहाँ पर। तो थर्ड विकल्प आपके 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को और गोगा जी को। तो इनमें से जिस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है वो इनमें से कौन से लोक देवता हैं साथियों? 34वें प्रश्न का आंसर देखें साथियों, गोगा जी को। किसको? जो गोगा जी है, गोगा जी चौहान, बिल्कुल इनको ही जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। किनको? गोगा जी को। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा। 35 की ओर बढ़ेंगे साथियों। नमदा का उत्पादन होता है टोंक में, बूंदी में, जयपुर में और अजमेर में। तो मित्रों नमदा का उत्पादन इनमें से कहां पर होता है? 35वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35 में। देखो नमदे का जो उत्पादन है ये टोंक में होता है। कौन से जिले में होता है? टोंक जिले में होता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा साथियों। 36वां प्रश्न देखिएगा। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। इधर है नेजा, इंडोनी, तेरेताली और वालर। इधर है भील, कालबेलिया, गरासिया और कामड़। तो मित्रों एक तरफ तो ये जनजातियां और एक तरफ उनसे संबंधित ये दे रखे हैं। अब आपको ये इनका मिलान करना है और फिर यहाँ पर ये जो विकल्प दे रखे हैं आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 36वें प्रश्न में एक बार मिलान कर लीजिए साथियों, फिर इसका सही आंसर आपको देखना है। टाइम ले सकते हो। तो देखो अगर हम बात करें तो जो नेजा है इसका संबंध भील जनजाति से है। इंडोनी का संबंध किससे है साथियों? कालबेलिया से है। गरासिया वालर गरासिया से और तेरेताली कामड़ से। तो ए में 1 आएगा, ए में 1, बी में 2 आएगा, सी में 4 आएगा, सी में क्या आएगा आपके 4 और डी में आएगा आपके 3। मतलब पहला ही विकल्प आपकी बिल्कुल सही दे रखा है प्रश्न नंबर 36 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु जी की, शिव जी की, श्री राम की और कुंभा की। तो जो विजय स्तंभ है कहां पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साथियों। और इस पर जिनकी मूर्ति बनी हुई है वो कौन है? विष्णु जी है मित्रों। विकल्प नंबर आपका 1 37 का सही आंसर है। 38 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो 38वां प्रश्न। राज्य की एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था वो कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, जयपुर रियासत और मेवाड़ रियासत। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता। एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था साथियों, लेकिन जिसमें नहीं लिया जाता था वो कौन सी रियासत थी? जैसलमेर रियासत। कौन सी रियासत थी वो? जैसलमेर रियासत थी मित्रों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 39 की तरफ। 39वां प्रश्न। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जयानक ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, चंदर बरदाई ने और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। पृथ्वीराज विजय की बात की जा रही है साथियों। 39 का आंसर देख लेते हैं। देखिएगा पृथ्वीराज रासो अलग है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो तो चंदर बरदाई ने की और पृथ्वीराज विजय ये अलग है साथियों। इसकी जो रचना है जयानक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जयानक के द्वारा। पृथ्वीराज विजय पूछ ले तो जयानक आएगा और पृथ्वीराज रासो पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? चंदर बरदाई। तो विकल्प नंबर 1 आपके 39 का सही आंसर है। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 40वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? ओसिया मंदिर जोधपुर, सालासर मंदिर चूरू, रणकपुर मंदिर पाली और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा।
तो देखो इनमें से जो सही जोड़े का मिलान नहीं हुआ है आपको वो देखना है। तो देखो ओसिया मंदिर कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। सालासर मंदिर कहाँ है, चोरू में। और रणकपुर मंदिर कहाँ है, पाली में। लेकिन जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है, जगदीश मंदिर लगभग उदयपुर में है ये, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। 41वें प्रश्न को देख लेते हैं। 41 में क्या है आपके, मारवाड़ में दामनी क्या था, कलात्मक जूतियां, ओढ़नी का एक प्रकार, एक राजस्व कर और सिंचाई करने का औजार। तो देखो मारवाड़ में दामनी का सही अर्थ आपको 41वें प्रश्न में बताना है। देखो मित्रों मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार था, क्या था, ओढ़नी का एक प्रकार था। ये सेकंड विकल्प आपके 41 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 42 की तरफ। 42वां प्रश्न देख लेंगे। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हम्मीर हट ने, विमल शाह ने और चरणदास जी ने। तो देखो देलवाड़ा में आदिनाथ जी का मंदिर है, बात की जा रही है कि इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया। तो साथियों 42 का आंसर देखें, कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके, विकल्प नंबर 3 विमल शाह के द्वारा साथियों देलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, विमल शाह के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प नंबर 3 आपके 42वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखो ये चीजें हो सकता है आपको नॉर्मल लगे, जब एग्जाम होगा उसके बाद में आप देखोगे ना कि यार क्वेश्चन तो ऐसे आए थे, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर आपके माइंड में आएगी कि यार गलती कर ली हमने। और अगली भर्ती आपको भी पता है कि 2-3 साल से पहले तो अब कोई सोचना भी मत, अब ये बेस्ट है तो सही से तैयारी कर लो। अब 2-3 साल आगे जा पड़ी अब, ठीक है, भर्ती नहीं आने वाली कम से कम 2 साल, क्योंकि एग्जाम होगा और ज्वाइनिंग मिलेगी, चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार चेंज होगी या नहीं होगी, 1 साल तक तो कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद में देखा जाएगा फिर उसके बाद में साथियों। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एग्जाम हो जाने दो, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बताऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कराया था, इस क्वेश्चन को मैंने ऐप पर वहां पर करवा रखा है, लेकिन अभी तो क्या वो चीज़ ज़्यादा अपन माइंड में नहीं ले रहे ना, इसलिए ऐसा ही लग रहा है अपने को। 43वां प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ थर्ड विकल्प 42वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, 184 लाख, 290 लाख, 320 लाख और 120 लाख। देखो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके समय मत्स्य संघ की आय पूछी गई है, और उस समय मत्स्य संघ की आय कितनी थी, 184 लाख थी साथियों। कितनी, 184 लाख। विकल्प नंबर 1 आपके 43 का सही उत्तर है मित्रों। 44 को देख लेते हैं। तो 44वां प्रश्न देखिएगा। मुहणोत नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, बातारी फुलवारी, मुहणोत नैनसिरी ख्यात, मुहणोत नैनसिरी बातें और इनमें से सभी। तो देखो बात करें अगर हम मुहणोत नैनसी के प्रसिद्ध ग्रंथ की, तो मुहणोत नैनसिरी बातें ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था, बल्कि ग्रंथ का नाम क्या था, मुहणोत नैनसिरी ख्यात। विकल्प नंबर जो 2 है आपके 44वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। अगर देखो कोई प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं कि हर प्रश्न को अटेंड करना है, क्योंकि 150 में से 150 अटेंड थोड़ी करना है अपने को। 150 में से 120 से 130 का टारगेट होना चाहिए साथियों आपका, और उनमें से ज्यादा 5 या 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, इससे ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रश्नों को जो समझ नहीं आता उनको छोड़ना अभी से सीखो आप। तो 45वां प्रश्न देख लेते हैं। 44वें में तो खैर दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 45, राजस्थान की संस्कृति में मुगधना क्या है, ठीक है ना, ये विकल्प मुगधना पूछा गया है साथियों। विकल्प है आपके सामने, माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधु को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, और भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है। तो ये 4 विकल्प है, इनमें से बताइए मुगधना क्या था साथियों राजस्थान की संस्कृति में। यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर जो 45 है इसका आंसर है साथियों विकल्प नंबर 4। राजस्थान की संस्कृति में मुगधना का अर्थ लिया जाता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर है। 46 की ओर बढ़ेंगे साथियों। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी और नारायणी देवी। तो देखिए वनस्थली विद्यापीठ का संबंध पूछा गया है मित्रों। 46 का आंसर बताइएगा। 46वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, देखो वनस्थली विद्यापीठ का संबंध रतन शास्त्री से था। किससे, रतन शास्त्री से। विकल्प 1 आपके 46 का सही आंसर है। 47 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चिड़वा का गांधी किसे कहा गया है, सरदार हरलाल सिंह को, घनश्याम दास बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। चिड़ावा का गांधी पूछा गया है साथियों आपसे,
और चिरावाका गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहा गया है? इन्होंने एक थोड़ा ध्यान नहीं रहा, एक समिति की स्थापना की थी साथियों, इसी वजह से इनको चिरावाका गांधी कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। 47वें में आपके थर्ड विकल्प सही है मित्रों। 48 है आपके, लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? सागरमती, सागरमाला, लूनी और खारी। तो भाई लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल पर लूनी के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि साथियों लूनी नदी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागरमती। बाद में इसका नाम लूनी पड़ता है और बाद में इसको ये बालोतरा बाड़मेर से खारी हो जाती है, पहले तो इसका जल मीठा होता है साथियों। तो विकल्प 1 48 का सही आंसर है। 49 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। राजस्थान पेइंग गेस्ट योजना किस तिथि को लागू की गई? 21 जुलाई 2021, 21 अगस्त 2021, 21 अक्टूबर 2021 और 21 सितंबर 2021। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखें आंसर की प्रश्न नंबर 49 में कौन सा आपका सही उत्तर है। तो मित्रों राजस्थान पेइंग गेस्ट योजना जिस तिथि को लागू की गई वो थी 21 अक्टूबर 2021 को। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर है। 50वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 50 है आपके, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 30 अक्टूबर 1971 को, 30 अक्टूबर 1972 को, 30 अक्टूबर 1973 को और 30 अक्टूबर 1974 को। तो देखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की बात की जा रही है साथियों, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 1974 को। कब की गई? 30 अक्टूबर 1974। चौथा विकल्प 50वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। 51वां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। 50वें में फोर्थ विकल्प सही रहेगा। 51 है आपके, इनमें से किसे राजस्थान का गौरव कहते हैं? रोहिड़ा को, नीम को, बबुल को और शमी को। तो भाई अगर हम दुर्गों में बात करें तो राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़ को कहा जाता है साथियों। लेकिन यहाँ दुर्ग तो दे नहीं रखे हैं, तो यहाँ दे रखे हैं पेड़, और पेड़ों में राजस्थान का गौरव शमी, जिसको खेजड़ी का वृक्ष कहा जाता है, शमी भी इसको कहते हैं साथियों। इसको राजस्थान का गौरव कहा जाएगा। विकल्प नंबर 4 आपके 51वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 52वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। गालव ऋषि की तपोस्थली गलताजी मंदिर कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, कोटा में, चूरू में और जयपुर में। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई ये पूछा गया आपसे कि गलताजी मंदिर कहाँ है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ रखी है कि गालव ऋषि की तपोस्थली। तो दो चीजें एक प्रश्न से क्लियर हो रही है कि गालव ऋषि की तपोस्थली किसे कहते हैं? गलताजी मंदिर को कहते हैं साथियों। और गलताजी मंदिर राजस्थान में कहां पर है? जयपुर जिले में। कौन से जिले में पड़ता है ये? जयपुर जिले में। नेक्स्ट 53वां प्रश्न देखते हैं। 52वें में आपके चौथा ही विकल्प यहां पर भी सही है। चलिए 53 की ओर बढ़ेंगे साथियों। राजस्थान में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 200, 25, 10 और 50। तो देखो राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें, तीनों याद होना चाहिए आपको। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी सीटें हैं? विधानसभा की। कितनी है? 200। फिर है लोकसभा की कितने सीटें हैं राजस्थान में? 25। और फिर है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में? 10। तो साथियों यहाँ किसकी पूछी गई है? राज्यसभा की पूछी है, मतलब तीसरा विकल्प आपके 53 का सही उत्तर है। विधानसभा की पूछता तो फिर पहला विकल्प होता, और लोकसभा की पूछता तो फिर दूसरा विकल्प आपका आंसर होता साथियों। तो बाकी राज्यसभा की पूछी है तो थर्ड विकल्प आपके 53 का सही है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में, बीकानेर जिले में, जोधपुर जिले में और जैसलमेर जिले में। तो देखो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है? जो मानगढ़ धाम पर हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी पर। और साथियों मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। तो विकल्प नंबर 1 आपके 54वें प्रश्न का सही उत्तर है। 55वां प्रश्न क्या है आपके? जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है? मजिस्ट्रेट, जिलाधीश, आयुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर। तो देखो यहां पर जिला स्तर की बात की जा रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी, देखो मुख्य चुनाव अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है साथियों। और वो उसको क्या कहा जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में? तो मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? रिटर्निंग ऑफिसर। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर है। चलिए 56वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयपुर निवासी दिव्यांश पवार का संबंध किस खेल से है? देखो दिव्यांश पवार कहां के निवासी है? जयपुर के। अब विकल्प है भाला फेंक,
निशानेबाजी, एथलेटिक्स और नौकायान। तो साथियों प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर बताइए। 56 में कौन से विकल्प को चुनोगे? 56वें प्रश्न में आंसर देखे साथियों, तो जयपुर निवासी जो दिव्यांश पवार है इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। किससे है मित्रों? निशानेबाजी से, मुख्य रूप से 10 मीटर। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है 56 का सही उत्तर है। चलिए 57 की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति। तो 57 का सही उत्तर बताइए। देखो 57 से भी दो चीजें क्लियर हो रही है। कौन कौन सी? कि जो संविधान का अनुच्छेद 155 है ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी साथियों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्तियां की जाती है। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 57 का सही आंसर है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 155। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 58वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई? 1906, 1925, 1938 और 1889। तो देखो बात की जा रही है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना, इनमें से कब की गई? तो 1938 में। कब की गई थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना? 1938 में की गई थी साथियों। थर्ड विकल्प आपके 58 का सही उत्तर है। 59 की ओर बढ़ेंगे साथियों। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को और संभागीय आयुक्त को। देखो राजस्थान में किसकी बात की जा रही है? पंचायत समिति। जैसे ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत में कौन होता है साथियों? सरपंच होता है। और पंचायत समिति में होता है प्रधान। तो प्रधान अपना इस्तीफा इनमें से किसको देता है मित्रों? जिला प्रमुख को देता है। किसको? जिला प्रमुख को देता है। जो जिला परिषद में होता है जिला प्रमुख। तो 59 में आपके पहला विकल्प सही है। 60वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर यह निर्भर करता है, राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है ये, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक और सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15%। तो देखो राजस्थान की बात की जा रही है, ठीक है ना। राजस्थान में टोटल विधानसभा सीटें कितने हैं? 200 है साथियों। और अगर हम बात करें मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15%। अब 200 का मतलब 15% कितना हुआ? 30 हुआ। तो मतलब अधिकतम 30 ये हो सकती है राजस्थान में। तो विकल्प नंबर आपके 3 है। 60वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 61वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहां स्थापित है? झामर कोटड़ा, देबारी, रामपुरा अंगुचा और कपासन। तो साथियों 61वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कपासन में स्थापित किया गया। कहां पर? कपासन में। चौथा विकल्प आपके 61वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। चलिए 62वां प्रश्न देख लेते हैं। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग और धातु उद्योग। 62वें प्रश्न का आंसर देखिए मित्रों। 62वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो नागौर स्थित गोटन स्थान जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। 62 में आपके थर्ड विकल्प सही है मित्रों। 63 की ओर बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार योजना में देय राशि है 21,000, 31,000, 41,000 और 51,000। तो देखो एक पुरस्कार योजना है राज्य स्तर पे, कौन सी? अंबेडकर पुरस्कार योजना। और इसमें टोटल राशि की बात करें अगर हम, तो इस राशि में साथियों टोटल कितनी इसके अंतर्गत इस योजना में कितनी देय राशि आती है भाई? 51,000। कितने रुपए? 51,000 दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 63 का सही आंसर है। 64 की तरफ बढ़ेंगे। निष्ठा 3.0 में कुल कितने मॉड्यूल है? 11, 12, 13 और 10। तो निष्ठा 3.0 की बात की जा रही है साथियों। और निष्ठा 3.0 में टोटल यहाँ पर देखो निष्ठा ये जो मॉड्यूल आते हैं ना ये शिक्षकों के लिए आते हैं। जो अध्यापक होते हैं उनको ट्रेनिंग करनी होती है इन मॉड्यूल के अंतर्गत। और निष्ठा 3.0 में जितने मॉडल है साथियों उनकी संख्या कितनी है? 12 है। विकल्प नंबर 2 आपके 64 का सही उत्तर है। चलिए 65 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और इनमें से सभी। तो देखो
हमने एक प्रश्न में अभी देखा था पिछले प्रश्नों में कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर बात करें कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है साथियों। राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 66 की तरफ। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा, दीपा दास और कृष्णा पुनिया। कौन से खेलों की बात की जा रही है? पैरा ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है। और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा मित्रों। कौन है? अवनी लेखरा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो सेकंड विकल्प आपके 66 का सही उत्तर है। 67 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 67वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 में क्या है आपके? राज्य का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? गांधीनगर जयपुर, जगतपुरा जयपुर, जोधपुर और अलवर। तो भाई राज्य का जो रेलवे स्टेशन 100% मतलब पूर्ण रूप से किससे? सौर ऊर्जा से संचालित होगा, वो जयपुर में स्थित है साथियों। और जयपुर में वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर में है, ये 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, 67 में आपके पहला विकल्प सही है। 68 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से जिले का प्रतीक मोर है? अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर और दौसा। तो जिस जिले का प्रतीक मोर है वो इनमें से कौन सा जिला है मित्रों? 68वें प्रश्न का आंसर देखें। कौन सा विकल्प आपके 68 में सही रहेगा? तो आंसर देख लेते हैं 68 का। भाई जिस जिले का प्रतीक मोर है वो इनमें से कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिला है साथियों। सेकंड विकल्प 68 का सही उत्तर है। 69 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1939, 1941, 1943 और 1945। किसकी बात की जा रही है? कृषि अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है। और राजस्थान में साथियों कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। कब की गई मित्रों? 1943 में। थर्ड विकल्प 69 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न। नंद घर योजना का संबंध किससे है? बाल कल्याण से, वृद्ध कल्याण से, महिला सशक्तिकरण से और इनमें से सभी से। तो योजना का नाम क्या है? नंद घर योजना। और साथियों इसका संबंध जिससे है वो कौन से विकल्प में है? पहले विकल्प में। नंद घर योजना का संबंध बाल कल्याण से है, न कि वृद्ध और महिला सशक्तिकरण से। तो ओनली प्रथम विकल्प ही आपके 70वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 71वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है अभिभावक, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक और कोई भी हो सकता है। तो भाई एक तो होती है आपके एसएमसी, ठीक है ना, और एक होती है आपके एसडीएमसी। तो एसएमसी का अध्यक्ष कक्षा 1 से 8 तक के लिए एसएमसी का गठन किया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका कोई भी मतलब अभिभावक होते हैं। ठीक है, लेकिन बात की जा रही है एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। ये 12वीं तक का जो स्कूल होता है ना, वहां इसका गठन किया जाता है। और वहां अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो देखिए वहां इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 71 में सही उत्तर है। 72 की ओर बढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को और अमावस्या को। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन कब किया जाता है साथियों? 72 का आंसर देखें तो 72 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प। जो अमावस्या होती है इस दिन विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। कब? अमावस्या को। तो चौथा विकल्प 72 का सही उत्तर है। 73 की ओर बढ़ते हैं। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है बाल दिवस पर, बसंत पंचमी पर, युवा दिवस पर और महिला दिवस पर। तो गार्गी पुरस्कार समारोह की बात की गई है। और 73 का जो सही उत्तर है, कब आयोजित किया जाता है गार्गी पुरस्कार? तो भाई गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जो बेटियां होती है उनको बसंत पंचमी पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? बसंत पंचमी पर। विकल्प नंबर 2 आपके 73 का सही आंसर है साथियों। 74 की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा समाधान पोर्टल है शिक्षकों को हेल्पलाइन, छात्रों को हेल्पलाइन, अभिभावकों की हेल्पलाइन और इनमें से सभी। तो किसकी बात की जा रही है? शिक्षा समाधान पोर्टल की बात की जा रही है। और शिक्षा समाधान पोर्टल जो है ये क्या है साथियों? ये शिक्षकों के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था इसमें की गई है। इसमें छात्रों के लिए या अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था नहीं है।
तो ओनली विकल्प नंबर 1 ही आपके 74 का सही उत्तर है, 75 की तरफ बढ़ेंगे। कक्षा 1 से 12 तक हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में डिजिटल पाठ्य सामग्री एक शैक्षणिक पोर्टल है का संदर्भ है। शाला दर्पण पोर्टल से, शाला दर्शन पोर्टल से, राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल से और विद्यालय पत्रिका प्रवाह से। 75वें प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों, 75 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो, कक्षा 1 से 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में डिजिटल पाठ्य सामग्री जो एक शैक्षणिक पोर्टल है, इसका संदर्भ किससे है साथियों, तो इसका संदर्भ है राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल से। किससे? राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल से। थर्ड विकल्प 75 में सही आंसर है। 76 की ओर बढ़ेंगे। 76 में देखिएगा, राजस्थान सरकार की अधिसूचना 18 मई 2020 के अनुसार आरटी एक्ट 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम मानी गई है। तो कि भाई जो बालक दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आएंगे, उनके जो अभिभावक है, उनकी अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए, तो भाई उनकी अधिकतम आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ थर्ड जो विकल्प है आपके 76 में सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 77 की तरफ। तो 77वां प्रश्न देख लेते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? 10, 8, 6 और 2। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार पूछा गया है साथियों। 77 में उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प चुनोगे 77वें प्रश्न में। तो चलिए आंसर देखते हैं। देखो, बाइनरी संख्या जो प्रणाली है, इसका आधार कितना माना जाता है? 2 होता है भाई। कितना होता है? 2। तो चौथा विकल्प आपके 77 में सही है। 78 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा और कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा। तो देखो, प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है मित्रों, और प्रारंभिक शिक्षा का जो अर्थ है वो किससे लिया जाता है, तो भाई प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से लिया जाता है। और अगर यूं पूछ लेना आपसे प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है, तो प्राथमिक का तो मतलब कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पूछ ले तो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो विकल्प 2 आपके 78 में सही है। 79 की ओर बढ़ेंगे। विकल्प यहाँ दूसरा सही है। ठीक है ना। 79 को देख लेते हैं साथियों। कोई भूखा न सोए की संकल्पना पर आधारित योजना है। 1 रुपए किलो गेहूं योजना, पालनहार योजना, इंदिरा रसोई योजना और शुद्ध के लिए युद्ध योजना। तो कोई भूखा न सोए की संकल्पना पर आधारित इनमें से किस योजना का संबंध है साथियों? जो इंदिरा रसोई योजना है, इसकी शुरुआत कौन से संकल्प पर आधारित है कि कोई भूखा न सोए। और इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत पहले तो 8 रुपए में ही थाली दी जाती थी, जिनकी रेट बाद में बढ़ा दी मतलब 2-3 बार इसकी रेट बढ़ा दी गई है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 79 में सही है। 80वां प्रश्न देखेंगे। ई शासन की किस सेवा के अंतर्गत मोटर वाहन पंजीकरण किया जा सकता है? ई नागरिक, ई परिवहन, ई औषधि और सभी। तो भाई ई औषधि में आप ई औषधि में मोटर वाहन पंजीकरण कैसे करोगे? मोटर वाहन पंजीकरण का मतलब परिवहन से संबंधित चीजें साथियों। तो ई शासन की ई परिवहन सेवा के अंतर्गत आप मोटर वाहन पंजीकरण कर सकते हो। दूसरा विकल्प आपके 80वें प्रश्न का सही उत्तर है। 81वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। 81 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना कब आरंभ की गई? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2015 और 1 अप्रैल 2016। तो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना की बात की जा रही है, और इसका जो आरंभ है कब किया गया था साथियों? 1 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का आरंभ किया गया था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 81 में सही है। 82 को देख लेते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? www, ISP, HTTP और LAN। तो मित्रों, हमको अगर इंटरनेट से जुड़ना है तो इनमें से हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? 82वें प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है 82 का, वो आपके दूसरा विकल्प रहेगा, ISP। साथियों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सहायता हमें लेनी पड़ेगी इंटरनेट से जुड़ने के लिए। दूसरा विकल्प आपके 82 में सही आंसर है। 83 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। और लाइक शेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा आपको, तो 1 मिनट का समय निकाल के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा 83 को, WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया था? किसने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। 11 जनवरी 2020,
11 फरवरी 2020, 11 मार्च 2020 और 11 अप्रैल 2020। तो आपके 83 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है मित्रों? 83 का आंसर देख लेते हैं। देखिएगा WHO के द्वारा कब 11 मार्च 2020 को, कब 11 मार्च 2020 को ही जो कोविड-19 है इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। तो थर्ड विकल्प आपके 83 का सही उत्तर है। 84 की तरफ बढ़ते हैं। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात होगा 30:1, 35:1, 40:1 और 45:1। तो किसके अंतर्गत? RT 2009 के अंतर्गत। देखो कक्षा 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में साथियों देखो 30 जो छात्र है इन पर एक अध्यापक होता है। उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर एक अध्यापक होता है। और अगर छात्र संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो ये जो छात्र शिक्षक अनुपात है 200 से अधिक होने पर कितना हो जाता है? 40:1 हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर याद रखना है। अगर 200 से अधिक पूछ ले तो 40:1 और डायरेक्टली पूछे कक्षा 1 से 5 तो फिर 30:1, कक्षा 6 से 8 पूछ ले तो 35:1 रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी का ये? तो आपके 84वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए 85वां प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? 8वीं से, 5वीं से, 6ठी से और 11वीं कक्षा से। तो देखो NEP 2020 के अंतर्गत जिस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात की गई है वो कौन सी कक्षा साथियों? जब बालक कक्षा 6 में आएगा। कौन सी कक्षा में? कक्षा 6 में। तो NEP 2020 के अंतर्गत उसे व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाए, मतलब उसको पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। थर्ड विकल्प आपके 85 का सही आंसर है। 86 को देखते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं LAN, स्पैम, क्लेड और केप। देखो हम सभी के मोबाइल में जीमेल आईडी डली होती है और आपने देखा होगा कि रोजाना हमारे पास अनेक ईमेल आते हैं, जिसमें से कई ऐसे भी ईमेल होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। जंक ईमेल जो होते हैं साथियों उनको स्पैम के नाम से जाना जाता है। आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है इन जीमेल के माध्यम से आपके पास जो आते हैं। तो विकल्प नंबर 2 आपके 86 का सही उत्तर है। 87 की तरफ बढ़ते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड के जनक कौन है? तो चार्ल्स वेबेज है, टिम बर्नर्स-ली है, टोपोलॉजी है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों WWW के जनक आपसे पूछा गया है और 87 का सही उत्तर क्या? तो 87 में जो आपका आंसर है वो आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। WWW के जनक टिम बर्नर्स-ली है साथियों। नेक्स्ट 88 को देख लेते हैं। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कितने घंटे शिक्षण कार्य होना चाहिए? 500, 600, 700 और 800। देखो RT 2009 क्या कहती है कि कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है, न्यूनतम शैक्षणिक कार्य घंटे। तो 1 से 5 के लिए तो निर्धारित कर रखे हैं 800 और 8वीं तक के लिए निर्धारित कर रखे हैं 1000 घंटों की बात की जा रही है। शैक्षणिक सत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1 से 5 के लिए 200 न्यूनतम शैक्षणिक सत्र और 8वीं तक के लिए 220 न्यूनतम शैक्षणिक सत्र, मतलब 6ठी से 8वीं तक के लिए। क्लियर है सभी के ये? तो यहाँ पर घंटे पूछे हैं तो 800 सही रहेगा साथियों 1 से 5 में। तो 88 में आपके फोर्थ विकल्प सही है। 89 की ओर बढ़ेंगे। 1 गीगाबाइट का संबंध है 1024 पेटाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट और 1024 मेगाबाइट। तो भाई देखो गीगाबाइट का संबंध पूछा गया है 89 में। साथियों अगर हम देखें तो 1024 KB से, किलोबाइट से तो 1 MB बनती है। 1024 KB से 1 MB बनती है, एक मतलब 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट से, MB से क्या बनती है? 1 GB बनती है। GB मतलब गीगाबाइट। तो भाई 1 गीगाबाइट का मतलब संबंध किससे? 1024 MB से है। तो यहाँ MB मतलब मेगाबाइट। तो चौथा विकल्प आपके 89 में सही है। चलिए 90वां प्रश्न देखेंगे। इस्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत कितने ग्रुपों का निर्माण किया गया? 1, 2, 3 और 4। तो इस्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत जितने ग्रुपों का निर्माण किया गया उनकी संख्या कितनी है साथियों? 2 है। दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर है। तो नेक्स्ट 91वां प्रश्न देख लेंगे। द लेफ्ट अबाउट रिक्त स्थान है जिसको आपको पूर्ति करनी है। और अगो AN दी और इनमें से कोई नहीं, नॉन। तो साथियों देखिएगा प्रश्न नंबर 91 में अगर देखो आर्टिकल से संबंधित ये प्रश्न है इंग्लिश का। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प आएगा साथियों? 91वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपका जो दूसरा विकल्प है N, यहाँ पर N का प्रयोग होगा।
92 को देख लेते हैं मित्रों। 92 में क्या है आपके, द मीटिंग बिगन आफ्टर द चीफ गेस्ट। अब आपको बताना है कि इसमें जो रिक्त स्थान है इनमें से कौन सा विकल्प आप चुनोगे। हेड बीन अराइव्ड, वाज अराइविंग, अराइव्स और हेड अराइव्ड। तो 92 में देखिए समय ले सकते हो, अगर प्रश्न नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न को छोड़ भी सकते हो साथियों, इससे आपका सही मूल्यांकन हो पाएगा। 92 में देखिएगा यहाँ रिक्त स्थान की जगह चौथा विकल्प आएगा हेड अराइव्ड। फोर्थ विकल्प आपके 92 में सही उत्तर है। 93 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 93 को देखते हैं। आई एम गोइंग टू गो आउट एंड, रिक्त स्थान है, वापिस आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लेट माई हेयर कट बाई हिम, हैव माई हेयर कट, हैव कट माई हेयर और माई हेयर बी कट। तो 93 का उत्तर बताइएगा, कौन से विकल्प पे जाओगे 93 में मित्रों। अगर हम देखें आई एम गोइंग टू गो आउट एंड, रिक्त स्थान की जगह कौन सा विकल्प आएगा आपके, हैव माई हेयर कट, हैव माई हेयर कट। सेकंड विकल्प जो है आपके 93 का सही उत्तर है। चलिए 94 की तरफ देख लेते हैं। 94 में क्या है देखिएगा, 94 को द बैंक, वापिस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। माई एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट डाइट ए होम लोन, पहला विकल्प है आपके टर्न्ड डाउन, दूसरा है टर्न्ड इनटू, तीसरा है टर्न्ड बाय और चौथा है टर्न्ड ऑफ। तो मित्रों 94 में कौन सा विकल्प सही लग रहा है। देखो ये इंग्लिश के प्रश्न हैं तो विशेष तौर पे आपको समझना ही होगा, इसलिए मैंने देखो इंग्लिश का टेस्ट इसी वजह से नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि आपको खुद को इंग्लिश सीखनी होगी और किसी एक्सपर्ट से आपको इंग्लिश को पढ़ना होगा साथियों। बाकी यहाँ क्वेश्चन जो है ये आपके इंग्लिश के बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, एग्जाम के लिए है ये प्रश्न भी। खैर 94 में आंसर देखें तो 94 में आंसर कौन सा रहेगा, विकल्प नंबर 1। 95 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं 95 को। किड्स सेड ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इनडायरेक्ट स्पीच से ये प्रश्न लिया गया है। तो अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसमें बनाना है। 95 का विकल्प देखिएगा, ये जो 4 विकल्प है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प कह रहा है किड्स सेड दैट ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉयफुल, सेकंड है किड्स सेड दैट ए ब्यूटीफुल थिंग्स इज ए जॉय, तीसरा है किड्स सेड थर्ड दैट ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और फोर्थ है आपके किड्स सेड दैट थिंक ऑफ ब्यूटीफुल आर फॉर एवर जॉयफुल। तो 95 में इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कीजिएगा। आंसर देखें 95 में तो थर्ड विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। चलिए 96 की ओर बढ़ते हैं। ग्रामर से 5 क्वेश्चन लिए थे मैंने इंग्लिश के, और इंग्लिश की मेथड से 4 क्वेश्चन लिए थे। तो अब मेथड के प्रश्नों को हल करेंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मीन्स इनफॉर्मल अप्रोच, ग्रुप कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव एप्रिसिएंस। तो मित्रों 96 में इंग्लिश टीचिंग मेथड से ये प्रश्न लिया गया है, और 96 का आंसर देखें तो आपके जो तीसरा विकल्प है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर चेंजेज हैव टेकन प्लेस इन द पुपिल्स, विकल्प है ऑनलाइन लेक्चर्स, सेकंड है इवैल्यूएशन, थर्ड है को सर्कुलर एक्टिविटीज, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मित्रों 97 में बताइएगा 97 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो प्रश्न नंबर 97 का जो सही उत्तर है वो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, बिल्कुल आपका सही उत्तर है साथियों 97 में। 98 की ओर बढ़ते हैं। इन विच मेथड मदर टंग डोमिनेट्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर माइकल वेस्ट न्यू मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोक्यूबुलरी। तो मित्रों 98 का उत्तर बताओ भाई, 98 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। इन विच मेथड मतलब इनमें से कौन सी विधि में, मदर टंग का मतलब मातृभाषा से लिया जाता है, डोमिनेट्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो देखो डायरेक्ट मेथड को तो क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष विधि। देखिएगा जो 98 है इसमें तीसरा विकल्प सही रहेगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्याकरण अनुवाद विधि। तो थर्ड विकल्प आपके 98 का सही उत्तर है। 99 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 99 में क्या है, द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखो ये तो चारों ही भाषाई कौशल है, ठीक है। शुड बी फॉलो इट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, विकल्प है आपके पहला प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन,
प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन और फॉलो ऑफ द नेचुरल वे। तो मित्रों देखिएगा, अगर हम बात करें इनका जो ऑर्डर है, लिसनिंग मतलब पहले क्या आता है आपके सुनना, फिर स्पीकिंग बोलना, फिर रीडिंग पढ़ना और अंत में राइटिंग लिखना। तो ये साथियों फॉलो द नेचुरल वे मतलब प्राकृतिक रूप से इन चीजों को बालक सीखता है। तो चौथा विकल्प 99 में सही उत्तर है। चलिए 100वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 100 में क्या है आपके, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि की गई, उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत या लाभ या हानि हुई? 11%, 15%, 16% और 17%। तो प्रश्न नंबर 100 का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 100 में। तो देखो 100वें प्रश्न का आंसर देखे, एक व्यक्ति के वेतन को क्या किया, 50% कम कर दिया। भाई कितना प्रतिशत? 50% कम कर दिया, और उसमें घटे हुए वेतन में 70% की क्या कर दी गई, वृद्धि की कर दी गई। अगर हम बात करें उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो 15%। बिल्कुल सेकंड विकल्प आपके 100वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 101 को देखते हैं। देखो आप प्रश्नों को हल करने के लिए टाइम ले सकते हो, गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए। 101वां प्रश्न है, एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है। तो इस पर्वत की ऊंचाई है 2.3 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर और 2.6 किलोमीटर। तो देखो कैसा पर्वत है, शंक्वाकार पर्वत है भाई, ठीक है ना। शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई तो 2.5 और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर। अब आपको पर्वत की ऊंचाई बताना है साथियों, तिर्यक इस प्रकार की ऊंचाई बताई गई है। तो अब आपको 101वें प्रश्न में टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 101वें प्रश्न का आंसर मैं फिलहाल बता देता हूं आपको। तो 101 में जो सही आंसर है वो कौन सा विकल्प सही रहेगा, दूसरा विकल्प। इसका जो इसकी जो ऊंचाई है पर्वत की वो कितनी आनी चाहिए, 2.4 किलोमीटर आना चाहिए आपके। सेकंड विकल्प 101 में सही है। 102 को देख लेते हैं। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो, तो y x का कितना प्रतिशत है? 20%, 25%, 30% और 50%। 102वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न संख्या 102 में निकाल लो, आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका जो आंसर है, अगर आपका आंसर मिलान हो तो मित्रों आपके अगर दूसरा विकल्प मिलता है 25%, वाई एक्स का कितना प्रतिशत आना चाहिए, 25% अगर आपके आ रहा है तो बिल्कुल आपका विकल्प सही रहेगा, आपका आंसर सही रहेगा। 102 में सेकंड विकल्प ही सही है साथियों। 103 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 103वां प्रश्न देखेंगे। एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है तो प्रत्येक कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री और 120 डिग्री। भाई एक कोण अपने समपूरक कोण का कैसा है, आधा है साथियों। तो आपको प्रत्येक कोण का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। 90, 100, 110 या 120, कौन सा विकल्प आ रहा है आपके? देखो अगर आपके चौथा विकल्प आ रहा है 120 डिग्री, तो बिल्कुल आपके 103वें प्रश्न में सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट 104 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 104 प्रश्न है। यदि कोई राशि 2 वर्षों में 5,182 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 5,832 हो जाती है, यदि साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाए तो मूलधन है 2,000, 4,223, 3,882 और 2,672। तो देखो ये तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। वैसे मैं अधिकतर जो टेस्ट मैंने लिए हैं उसमें मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज से प्रश्न लिया गया है। तो साथियों 104वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर देख लेते हैं। आप बिल्कुल इसका आंसर निकाल लीजिए सरल ब्याज के आधार पर। 104वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा, 3,882 थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 104 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 105 की तरफ। तो 105वां प्रश्न देखेंगे। सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो सत्रांत मतलब सत्र के अंत में जो हम मूल्यांकन करते हैं साथियों उसको क्या कहा जाएगा। 105वें में भाई सत्र के अंत में कर रहे हैं तो सतत तो रहेगा नहीं, ना ही निदान रहेगा, ना ही रचनात्मक, क्योंकि रचनात्मक तो वर्ष भर चलता रहता है। तो उसको संकल्पनात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाएगा। संकल्पनात्मक कह दो या इसको आप योगात्मक भी कह सकते हो। फोर्थ विकल्प 105वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 106 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 106। वृत्त आरेख उपयोगी है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए और ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो 106वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 106 में
वृत्त आरेख जो है साथियों ये किस लिए उपयोगी है? प्रश्न नंबर 106 का आंसर देखें तो भाई प्रश्न संख्या 106 का पहला विकल्प सही है, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। हमें अगर विभिन्न मात्राओं की तुलना करनी है तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? वृत्त आरेख रहता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 106 में सही आंसर है साथियों। 107वां प्रश्न देखते हैं, खेल विधि में किस प्रकार के खेल बालक को खिलाए जाते हैं? प्रतिस्पर्धा वाले खेल, गीत वाले खेल, रचनात्मक खेल और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा सकते हो क्योंकि ये आपका आंसर होता नहीं है। अगर हम बात करें तो खेल विधि में मुख्य रूप से जो खेल खिलाए जाते हैं बालकों को वो कैसे खेल होते हैं साथियों? रचनात्मक खेल होते हैं। कैसे खेल होते हैं वो? रचनात्मक। विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 107 का सही आंसर है। 108 की तरफ बढ़ते हैं। गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण और अवबोधन। तो गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना है साथियों, अधिगम के जिस उद्देश्य की पूर्ति है। 108 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, समझना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, ये सभी चीजें किसमें आएगी? अवबोध में आती है। किसमें आती है ये? अवबोध में। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 108 का सही आंसर होगा। चलिए 109वां प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? फिनाइल आइसोसाइनाइट, एथिलीन, एसिटिलीन और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मित्रों 109वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी इसमें जो गैस उत्सर्जित हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी वो। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 109 का सही उत्तर है। देखिएगा प्रश्न नंबर 110 में क्या है आपके, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? BGL स्वामी ने, कार्ल शार्प ने, SG नवाश्चियन ने और P माहेश्वरी ने। तो साथियों द्विनिषेचन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार ये पेपर बनाया हुआ है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे उसी के अनुसार साथियों 110वें प्रश्न का आंसर देखें तो द्विनिषेचन की खोज इनमें से SG नवाश्चियन के द्वारा की गई थी साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 110 का सही उत्तर है। 111वां प्रश्न देखते हैं, गैसों में विसरण की प्रक्रिया का कारण है? इनके घनत्वों में अंतर, इनके संगठन में अंतर, घनत्वों में समानता और इनमें से सभी। तो 111वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, जो गैसों में विसरण होता है इस प्रक्रिया का आखिर क्या कारण होता है? तो गैसों में विसरण होने का जो कारण है साथियों, क्योंकि इनके घनत्वों में अंतर होता है। क्या होता है? इनके घनत्वों में अंतर, इस वजह से ही गैसों में विसरण की प्रक्रिया होती है। 111वें प्रश्न में विकल्प 1 सही रहेगा। 112वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 112, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से करनी है। से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल। तो देखो, अगर बात करें तो इससे अधिक जो शोर है मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, वो कौन से विकल्प में दे रखा है? 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक अगर शोर हो रहा है तो मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 112 में सही है। प्रश्न संख्या 113 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 113 में क्या है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में, पानी में, हवा में और निर्वात में। तो भाई प्रकाश का वेग सर्वाधिक इनमें से किसमें होता है? निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में। निर्वात का मतलब वायु रहित स्थान जो होती है साथियों, यहीं पर प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 113वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न 114 को देखते हैं, परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द किस अपेक्षित उद्देश्य को दर्शाता है? भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, चौथा विकल्प है साथियों आपके। तो 114वें प्रश्न का आंसर देखे, देखो किसी भी चीज को आप परिभाषित करते हो, ठीक है, किसी भी चीज को परिभाषित करते हो कि भाई ये ऐसे है, इसको ये कहा जाता है। जैसे संज्ञा को परिभाषित कर रहे हो आप कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? ये संज्ञानात्मक उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है ये? संज्ञानात्मक। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 114 का सही आंसर है साथियों। 115वें प्रश्न को देख लेते हैं,
अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन और बीएस ब्लूम। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक इनमें से किसको कहा जाता है साथियों? बीएफ स्किनर को। किसको? ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर को ही अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जनक कहा जाता है। विकल्प एक आपके प्रश्न 115 का सही उत्तर है। 116वां प्रश्न देख लेंगे। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक परिकल्पना और वैज्ञानिक निरीक्षण। तो 116वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? वैज्ञानिक समस्या का जो संभावित हल है इसको वैज्ञानिक नियम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैज्ञानिक नियम। सेकंड विकल्प 116वें प्रश्न का सही उत्तर है। 117वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है। इससे धन की बचत होती है, सस्ते उपकरणों का प्रयोग इसमें होता है, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होना और बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते। बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न। देखो, प्रयोग प्रदर्शन विधि जो होती है साथियों प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि क्यों मानी जाती है? प्रयोग प्रदर्शन में क्या किया जाता है? शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन बालकों के सामने किया जाता है। बीच बीच में बालक भी शिक्षक से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बालक भी सक्रिय, छात्र भी सक्रिय। पहला दूसरा विकल्प तो आप हटा दो। तीसरा या चौथा, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होना नहीं, बल्कि इसका सही उत्तर है बालक व अध्यापक दोनों ही इसमें सक्रिय रहते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 117 का सही आंसर है। 118वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही प्रयोग हुआ है? कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया, राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया, और गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया। तो मुहावरे का सही प्रयोग इनमें से, भाई मुहावरा का सही प्रयोग जो है वो क्या है? कौन से विकल्प में है कि राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया, मतलब शर्म से। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 118 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 119वें प्रश्न की ओर। यहाँ भाई कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, तो ये कोई मुहावरा थोड़ी है, ना ही ये मुहावरा है ना ही चौथा मुहावरा। मुहावरा ओनली थर्ड विकल्प में है आपके, तो थर्ड विकल्प ही 118वें प्रश्न का। चलिए 119वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 119वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है। अब चारों ही विकल्प रचयिता से संबंधित है। अब आपको ये देखना है कि रचयिता, रचयिता, रचयिता और रचयिता, बहुत अंतर है चारों में, चारों अलग अलग है साथियों। तो 119वें प्रश्न में शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखो, रचयिता नहीं होता है, ना ही रचयिता, बल्कि शब्द होता है रचयिता। क्या होता है? रचयिता होता है। थर्ड विकल्प बिल्कुल आपके शुद्ध शब्द है, तो ये आपका आंसर होगा 119वें प्रश्न में। 120वां प्रश्न देखेंगे साथियों। उहापोह शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। तो उहापोह शब्द की बात की जा रही है साथियों। उहापोह को देखें तो इसका संधि विच्छेद होता है ऊह प्लस अपोह। ऊह प्लस अपोह बराबर शब्द बनता है उहापोह। तो ऊह प्लस अपोह मतलब दोनों जगह ए प्लस ए बराबर आ बन रहा है, तो ए आ किस में बनता है? दीर्घ संधि में बनता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 120 का सही उत्तर है मित्रों। 121वां प्रश्न देख लेते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। प्रयुक्त वाक्य में, इस वाक्य में जो घास फूस शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। तो भाई घास फूस शब्द में समास पूछा गया डायरेक्टली, ये है आपके प्रश्न। तो कोई क्रमधारय तो विशेषता तो बताई नहीं जा रही है, ठीक है ना, घास फूस शब्द से, बल्कि इसमें द्वंद्व समास है साथियों। कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व। संख्यावाची शब्द है ही नहीं है, तो कि भाई द्विगु हो जाता, और ना ही कोई अव्यय है, ना रिपीट हो रहा है, ना उपसर्ग लग रहा है, तो फिर अव्ययी भाव भी नहीं है। द्वंद्व समास इसका 121वें में सेकंड विकल्प आपका आंसर है मित्रों। 122वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से असुमेलित है। उत्तम पुरुषवाचक मैं, हम, मुझे, उन्हें। मध्यम पुरुषवाचक तू, तुम, तुझे, तुम्हें। अन्य पुरुषवाचक वे, उन्हें, इसे, उसे, उसका, इसका, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 122वें का सही उत्तर बताओ भाई। अगर हम बात करें इनमें से असुमेलित है, तो पहला ही असुमेलित है, क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम, मुझे तो आ जाएगा। उन्हें, ये तो अन्य पुरुषवाचक में चला गया ना भाई ये, तो फिर आपके विकल्प नंबर जो 1 है 122वें का बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 123 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 123वां प्रश्न देखेंगे। संक्रियात्मक आकलन निम्न के लिए उपयुक्त है। ग्रेड का निर्धारण, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण करना,
प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। 123वें प्रश्न का उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके 123 में सही है? तो संक्रियात्मक आकलन को आप रचनात्मक आकलन भी कह सकते हो, जो शिक्षण के दौरान सतत चलता रहता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा इसमें। विकल्प नंबर 4 आपके 123वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 124वां प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षा में सुधार पर हाल ही में एनसीए आधार पत्र पर बल देता है, किस पर? खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा निष्पादन पर, सतत आकलन पर और परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर। तो 124 को देखिएगा। परीक्षा में सुधार हाल ही का जो एनसीए आधार पत्र है साथियों, ये एनईपी 2020 के संबंध में आ रहा है और ये जो है ये सतत आकलन पर बल देता है। किस पर? सतत आकलन पर। विकल्प नंबर आपके जो 3 है 124वें प्रश्न का सही उत्तर है, कोई डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन पर रिपोर्ट आई थी, कल मैंने डाला था इस क्वेश्चन को, तो बाकी आपने रिपोर्ट दे दी वो गलत दे दी, क्योंकि इसका आंसर यही रहेगा, थर्ड विकल्प ही। 125वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषता है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो भाई बुनियादी शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है वो इनमें से कौन से विकल्प में दी गई है? साथियों, बुनियादी शिक्षा का संबंध महात्मा गांधी से है और इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है? आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। सेकंड विकल्प आपके 125 का सही थर्ड विकल्प आपके 125 का बिल्कुल सही आंसर है। 126 की ओर बढ़ेंगे साथियों। भाषा शिक्षण में सूत्र प्रणाली प्रयोग ली जाती है गद्य में, पद्य में, कहानी में और व्याकरण में। तो भाई सूत्र प्रणाली का प्रयोग गद्य, पद्य, कहानी में नहीं करते। सूत्र प्रणाली का प्रयोग तो हम किस में करते हैं? व्याकरण में करते हैं। विकल्प नंबर आपके 4 सही है 126 का। 127 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? बाबर, हुमायूं, दारा शिकोह और जहांगीर। तो 127 में बताओ कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? 127 में आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? तो विकल्प नंबर जो 4 है वो आपका सही आंसर है। जो जहांगीर है इसका शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। 127वें में 128वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 128 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अर्थात मतलब अर्थात है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। अर्थात भारत को 2 नामों से जाना जाता है, भारत व इंडिया। दूसरा है, संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ बल्कि इसकी जगह राज्यों का संघ कहा गया है। तीसरा है, भारत का संघवाद संघ की इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। और चौथा है, राज्यों को स्वेच्छाकारी संघ से पृथक और स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है। तो 128वें प्रश्न में गलत कथन का चयन आपको करना है साथियों। देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तो सही है, लेकिन चौथा विकल्प क्या है? गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि राज्यों को स्वेच्छाकारी संघ में से पृथक और स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है। जी, ऐसा अधिकार भारतीय संविधान ने नहीं दे रखा है राज्यों को। चौथा विकल्प 128वें प्रश्न का सही आंसर है। 129वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च या 2 अप्रैल। तो विश्व आर्द्र भूमि की दिवस की बात की जा रही है। और मित्रों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आयोजित होता है। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 129वें प्रश्न में सेकंड विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए 130वां प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान प्रदेश के संबंध में असत्य कथन है मरु या धनुष। पहला विकल्प है आपके मरु या धनुष प्रदेश, इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ। दूसरा विकल्प है आपके जांगल प्रदेश, सवाई माधोपुर व करौली। तीसरा है मत्स्य प्रदेश, इसका उपयोग अलवर व भरतपुर के लिए। और चौथा है शूरसेन, भरतपुर से मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर व करौली का भाग। तो जो आपको असत्य कथन प्रश्न संख्या 130 में लगे वो आपको बताना है। देखो भाई, जांगल प्रदेश, सवाई माधोपुर और करौली को नहीं कहा गया है। पहला, तीसरा और चौथा विकल्प तो सही है, लेकिन ये जांगल प्रदेश गलत है। विकल्प नंबर आपके 2 130वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 131वें प्रश्न की ओर। साथियों, 131वां प्रश्न, राजस्थान में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया? गंगानगर, सूरतगढ़, दुर्गापुरा और नवलगढ़। प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही। मैंने इस क्वेश्चन को कई बार करवा दिया है और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर में स्थापित किया गया।
तो यहाँ गंगानगर है, सूरतगढ़ भी है, लेकिन अगर सूरतगढ़ नहीं होता तो गंगानगर को सही कर देते, लेकिन हम किसको सही करेंगे अब, सूरतगढ़ को। ये आपका आंसर माना जाएगा इसी स्थिति में। सेकंड विकल्प 131वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। 132वां प्रश्न देख लेते हैं। असामान्य बालकों के व्यवहार का पता लगाने और अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी, समस्या समाधान, प्रायोजना और वैयक्तिक इतिहास विधि। तो 132वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं मित्रों। अगर हमें असामान्य बालकों के व्यवहार का पता लगाना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट विधि इनमें से कौन सी रहेगी? वैयक्तिक इतिहास विधि रहेगी भाई। कौन सी? वैयक्तिक इतिहास विधि, जिसको आप केस स्टडी के नाम से भी जानते हो। चौथा विकल्प आपके 132वें प्रश्न का सही आंसर है। 133वां प्रश्न, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और कोई नहीं। तो कोई नहीं को वापिस हटा दो। देखो प्रयोजना विधि, जनक कौन है इसके? प्रयोजना विधि के किलपेट्रिक है, और इसका दार्शनिक आधार किसको माना जाता है? प्रयोजनवाद को माना जाता है साथियों। तो 133वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 135वें प्रश्न में है, क्या पूछ रहा है आपके? मूल्यांकन का अर्थ है जांचना, परखना, परीक्षा लेना और निर्णय लेना। तो 135वें प्रश्न का आंसर देखें, मूल्यांकन का अर्थ इनमें से किससे लिया जाता है मित्रों? तो जांचना, परखना या परीक्षा लेना, मूल्यांकन का अर्थ सबसे बेस्ट अर्थ क्या होता है? निर्णय लेना होता है। क्या होता है भाई? निर्णय लेना जो है ये मूल्यांकन का सबसे बेस्ट अर्थ है। तो चौथा विकल्प जो है 135वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 136 की तरफ। 136वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। एक किशोर ये महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया। तो ये किसका द्योतक है? काल्पनिक दर्शन का, व्यक्तिगत मितक का, आत्म परिचय या पहचान का, या पहचान संकट का। 136वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 136वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो किशोर क्या महसूस कर रहा है कि उसके जैसा गहरा प्यार आज तक किसी ने किया ही नहीं, उसका ही सबसे गहरा प्यार है। तो ये व्यक्तिगत मितक है उसका, ठीक है ना। इसको काल्पनिक दर्शन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको व्यक्तिगत मितक कहेंगे साथियों। सभी को ऐसा ही लगता है, वो बात अलग है, होता नहीं है किसी के साथ ऐसा। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 136 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे 137वें प्रश्न की ओर। 137वां प्रश्न देखेंगे। वैयक्तिकता की प्रक्रिया में विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, सिर से पैर की ओर और पैर से सिर की ओर। 137वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई। वैयक्तिकता की बात की जा रही है, वैयक्तिकता की बात की जा रही है, मानव शरीर की बात नहीं की जा रही है साथियों। और वैयक्तिकता में विकास की दिशा पूछी गई है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 137वें में ये जो विकास की जो दिशा है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बालक में पहले सामान्य गुण आते हैं और इसके बाद धीरे धीरे उसमें विशिष्ट गुण आने लग जाते हैं। तो प्रथम विकल्प 137वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। 138वां प्रश्न देख लेते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम है? मुखीय, लिंग प्रदान, गुदीय, सुप्त और जनन अवस्था। दूसरा है सुप्त, जनन, मुखीय, गुदी और लिंग प्रदान अवस्था। तीसरा है लिंग प्रदान, सुप्त, मुखीय, गुदी और जनन अवस्था। और चौथा है मुखीय, गुदीय, लिंग प्रदान, सुप्त और जनन अवस्था। तो देखो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? इनमें से क्या मतलब किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। और साथियों इन्होंने अपने सिद्धांत में जो विकास की दशाओं का सही क्रम जमाया है, सबसे पहले इन्होंने मुख्य अवस्था बताई है, ठीक है। मुखीय के बाद गुदी अवस्था बताई है, फिर उन्होंने लिंग प्रदान, फिर सुप्त और सबसे बाद में जनन अवस्था बताई है। तो चौथा विकल्प 138वें प्रश्न का सही आंसर है। 139वां प्रश्न देखेंगे साथियों। सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार किसने दिया? केटल 1890, ईस्टर्न 1914, अल्फ्रेड बिने 1908, टर्मन 1916। 139वें प्रश्न का उत्तर बताओ। सबसे पहले मानसिक आयु का जो विचार है किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा सन 1908 में दिया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 139वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 140वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 140। द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने और थॉर्नडाइक। तो देखो द्विखंडात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया है साथियों? प्रश्न संख्या 140 का सही उत्तर। इसको द्वितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, द्विखंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हो। और स्पीयरमैन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। तो 140वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। 141वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 141। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन या कले रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना और समृद्धि परिवार। तो समृद्ध परिवार में अगर
आपस की सहमति से सभी सदस्य कार्य करते हैं, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति पूर्वक व्यवहार है, तो ये बाल अपराध का कारण नहीं है, बल्कि इनमें से बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, लड़ाई झगड़े, कलह रहना। साथियों विकल्प एक आपके 141वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 142 की ओर बढ़ेंगे। बढ़ई द्वारा बनाई गई किवाड़ टेढ़ी हो जाती है तो वह कहता है कि लकड़ी गीली या खराब थी, यह रक्षा युक्ति है। प्रक्षेपण, दमन, उदात्तीकरण और नकारना। तो भाई बढ़ई ने एक किवाड़ बनाया, लेकिन किवाड़ कैसा हो गया? टेढ़ा। बढ़ई कह रहा है कि मैंने तो सही बनाया था, वो तो लकड़ी गीली थी, इस वजह से ये किवाड़ जो है टेढ़ा हो गया। तो साथियों वो लकड़ी गीली थी, ये तो प्रक्षेपण किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? प्रक्षेपण। विकल्प नंबर एक आपके 142वें प्रश्न का सही आंसर है। 143वां प्रश्न देखते हैं। बच्चे उन व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक बात करते हैं जिनसे कुछ पाना चाहते हैं। यहाँ किस अनुबंधन की बात हो रही है? प्राचीन, नैमित्तिक, सामाजिक और अव्यक्त अधिगम। तो 143वें प्रश्न में सही आंसर बताइए साथियों। बच्चे क्या कर रहे हैं? उन व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक बातें कर रहे हैं जिनसे कुछ पाना चाहते हैं, तो इसको कहा जाता है नैमित्तिक अनुबंधन। क्या कहा जाएगा साथियों? नैमित्तिक अनुबंधन, मतलब क्रिया प्रसूत। स्किनर वाला सिद्धांत इसे यहां लागू हो रहा है। 143वें में दूसरा विकल्प सही रहेगा आपके। 144वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो 144वें प्रश्न का आंसर बताओ, क्या किया जा रहा है? उस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, मतलब जो सीखने की सही परिभाषा नहीं है, वो इनमें से कौन सी है साथियों? तो भाई सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? सीखना। सही है बिल्कुल। व्यवहार का अध्ययन सीखना, अरे व्यवहार का अध्ययन सीखना थोड़ी गलत दे रखा है ये तो। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 144 का सही उत्तर है साथियों। 145वां प्रश्न देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार अधिगम है नवीन ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो स्किनर ने इनमें से अधिगम की जो परिभाषा दी है वो कौन सी परिभाषा दी गई है स्किनर के द्वारा? साथियों स्किनर की परिभाषा दूसरे विकल्प में दे रखी है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। सेकंड विकल्प 145वें प्रश्न का सही आंसर है। 146वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 146, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो भाई यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया और साथियों यूआरएल का जो पूरा नाम है वो क्या है? इनमें से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विकल्प नंबर 1 आपके जो है प्रश्न संख्या 146 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 147 की तरफ। 147वां प्रश्न साथियों, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि ये ई बैंकिंग के प्रकार है, सर्च इंजन के प्रकार है, सोशल नेटवर्किंग के प्रकार है और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आप हटा सकते हो। देखो ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, साथियों ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्किंग के प्रकार है। 147वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 148वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? LAN, CPU, WN और कोई नहीं। तो कोई नहीं को वापस हटा दीजिए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है साथियों? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। विकल्प नंबर 2 आपके 148वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब 149 मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना साथियों कि 150 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया, और कम से कम एक जगह वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए एक लेखक के द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना है। गोपनीयता, साहित्यिक चोरी, प्रामाणिकता और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दो। यहाँ एक लेखक के द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से अगर प्रकाशित करवाई जा रही है तो इसी को साहित्यिक चोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? साहित्यिक चोरी। विकल्प नंबर आपके जो 2 है 149वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आज का अंतिम और 150वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 150, ईमेल का पूरा नाम है इनफ मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंजन मेल और इंडिया मेल। तो ईमेल का पूरा नाम बताओ भाई। 150वें प्रश्न का क्या विकल्प आपका सही रहेगा? ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या कहा जाता है ईमेल को? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है। विकल्प 2 आपके 150वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये 150 प्रश्नों का पूरा टेस्ट कंप्लीट होता है।
कैसा लगा साथियों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और 150 में से 1-2 प्रश्न में कोई त्रुटि दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए, और लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों।